तो प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पहला प्रश्न वो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी इन संख्याओं का एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, ओके, म स जिसको शॉर्ट के अंदर हम कहते हैं। तो निम्न संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है, आपके पास में 3 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। हर एक प्रश्न के अंदर 2-2 संख्याएं दे रखी है और उन संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर मैं प्रश्न संख्या पहले 1 ले रहा हूं। तो इस प्रश्न के अंदर आपको 2 संख्याएं जो दे रखी है वो है 135 और 225, और इन संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर, इससे 10th क्लास से पहले जो क्लासेस थी उन क्लास के अंदर आपने विभाजन प्रक्रिया के द्वारा दी हुई संख्याओं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है वो प्रोसेस आपने पूरा पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पर रफ वर्क के रूप में पहले इन 2 संख्याओं का विभाजन प्रक्रिया से इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ओके, तो जो 2 संख्याएं अपने को दे रखी है उसमें पहली संख्या 135 और दूसरी संख्या है 225। तो नेचुरली यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या को भाज्य लेंगे और जो छोटी संख्या होगी उस संख्या को भाजक लेते हुए बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे। तो हम यहाँ पर 135 से 225 के अंदर विभाजन करेंगे। तो 135 का भाग देंगे हम 225 के अंदर। एक 135 से 225 के अंदर भाग देने पर एक बार भाग जाएगा और शेषफल हमें प्राप्त होगा 90। ओके, अब चूंकि यहां पर हमने पहली बार जब इस संख्या को विभाजित किया 135 से, शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है यानी शून्य नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना है, अगले स्टेप के अंदर उस संख्या को जो आपको शेषफल के रूप में प्राप्त हुई है उस संख्या को भाजक बनाते हुए जो पिछला भाजक था उस भाजक को विभाजित करना है, यानी उस पिछले भाजक को अब हम भाज्य लेंगे। ठीक है, तो हमने 135 से इससे जस्ट पहले डिवाइड किया था यानी विभाजित किया था। तो अब हम इस 135 को भाज्य लेते हुए जो शेषफल 90 प्राप्त हुआ था उसको हम भाजक लेंगे और 90 से अब हम 135 को विभाजित करेंगे। तो 90 का भाग 135 में देने पर एक बार विभाजित होगा और पीछे शेषफल जो प्राप्त होगा वो आएगा 45। जैसा कि अभी भी अपने को यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो अब हम अगले स्टेप के अंदर वापस इस शेषफल को भाजक लेते हुए इससे जस्ट पहले जो भाजक था उसको विभाजित करेंगे। ओके, तो 45 से विभाजित करेंगे हम इससे जस्ट पहले जो भाजक था 90 उसको। तो यहाँ पर 45 से 90 को विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 2 बार और शेषफल अब हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 0। जब अंतिम शेषफल इस प्रकार से आपको 0 प्राप्त हो जाए तो जो अंतिम भाजक होता है वो अंतिम भाजक ही दी हुई दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, तो इन दी हुई 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर हम भागफल प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात, भाजक प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात करें तो वो अपने को मिलता है 45 विभाजन प्रक्रिया से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जब इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या प्रोसेस करना होगा, ये जो विभाजन प्रक्रिया हमने रफ के अंदर की है उसी को हम यूक्लिड का की जो विभाजन प्रमेयिका है उसके अनुसार हमें यहाँ पर इसको नोट करना है, यानी एक एक स्टेप लेना है और उस स्टेप को a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर इस फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर
नोट करना है। तो जैसे पहले स्टेप के अंदर जो भाज्य था वो है 225, तो 225 बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल यानी 135 इंटू 1 प्लस शेषफल, शेषफल हमें मिल रहा है 90। ये अपना पहला स्टेप हुआ। अब जब तक यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए हम आगे कंटिन्यूस रखते हैं विभाजन प्रक्रिया को। तो अगले स्टेप के अंदर अब हमें भाज्य लेना है 135। ओके, तो 135 भाज्य हो जाएगा, ये ए है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, बी भागफल भाजक और आर है भागफल। ओके, तो b इंटू क्यू यानी 90 इंटू 1 प्लस शेषफल, और शेषफल हमें यहां पर इस स्टेप के अंदर मिला था 45। चूंकि शेषफल अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो अब हम अगला स्टेप लेंगे और उस अगले स्टेप के अंदर भाज्य लेंगे 90। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल 45 इंटू 2 प्लस शेषफल जो कि शून्य प्राप्त हुआ। अब जब अंतिम शेषफल हमें इस प्रकार से शून्य मिल जाए तब जैसा कि आपको पता है कि अंतिम भाजक जो होता है वो अंतिम भाजक कहलाता है दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया वो महत्तम अपने को मिलेगा अंतिम भाजक यानी 45, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से आपको कोई भी दो संख्याएं दे रखी हो तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के यूज से यानी उसके उपयोग से हम इस प्रकार से उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, और ये जो वर्क हमने यहाँ पर किया है ये होगा रफ वर्क। तो इस प्रकार से आप बाकी के दोनों प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है प्रश्न संख्या 2। तो इस प्रश्न के अंदर आपको यह दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर अपने पास है, विषम संख्या है, तो वो विषम संख्या या तो इस रूप में होती है 6³ + 1 रूप में, या 6³ + 3 रूप में होती है, या 6³ + 5 रूप के अंदर व्यक्त की जा सकती है, जहां पर q कोई भी पूर्णांक है। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, प्रश्न को हल करने के लिए स्टार्ट करना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमें स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले नोट करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, वो पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर यानी इस पूरे कथन को आपको सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है। तो हम जानते हैं कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या है। Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर B इंटू Q प्लस R, जहां R की रेंज आपको बताई थी, R बराबर या बड़ा है 0 से
लेकिन छोटा होगा बी से, भाजक से। ओके, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार से नोट करना होगा। ओके, अब हमने यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका को जब नोट किया, नोट करने के बाद में इस स्टेटमेंट यानी इस कथन के अंदर हमें बी का जो मान लेना है वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें इस प्रश्न के अंदर किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 रूप के अंदर व्यक्त करना है। ओके, तो इसके लिए हमें इस विभाजन प्रमेय का इस कथन के अंदर b का जो मान लेना है वो b का मान हम लेंगे यहां पर 6। ओके, तो b बराबर 6 लेने पर जब हम इस कथन के अंदर b की जगह 6 हम यहां पर रखें तो a बराबर 6q+r ये कथन बन जाएगा। और जहां पर r की जो रेंज होगी, r का मान वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा होगा। अब r की इस रेंज के अनुसार हम r की अलग अलग संभव यहां पर मान लेंगे। ठीक है, तो r की जो रेंज है 0 या 0 से बड़ी लेकिन r का मान 6 से छोटा होना चाहिए। तो r की इस प्रकार की के जो मान अपन यहां पर ले सकते हैं वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4 या 5। तो इनमें से r का कोई भी मान हो सकता है। तो r के ये अलग अलग मान अब हम इस कथन के अंदर यहाँ पर रख करके अलग अलग संख्याएं यहाँ पर हम सबसे पहले व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो जब r का मान हम यहाँ पर 0 रखें तो a बराबर हो जाएगा 6q+0 यानी a बराबर 6q, ये पहली संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से r बराबर 1 लेने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी a बराबर 6q+1। r का मान 2 लेने पर a बराबर 6q+2 मिलेगा। 3 लेने पर a बराबर 6q+3। अगली संख्या 4 लेने पर a बराबर 6q+4 और लास्ट 5 लेने पर a बराबर 6q+5। तो इस प्रकार से हमें ये 6 अलग अलग संख्याएं प्राप्त हुई। जब हम b का मान 6 लेते हैं तो r की इन संभव यहाँ पर मान लेने पर अपने को ये 6 अलग अलग संख्याएं हमें प्राप्त हुई। अब इन 6 संख्याओं में से हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो होगा वो इन 3 में से किसी एक रूप के अंदर व्यक्त होगा, यानी इन 3 में से किसी एक फॉर्म के अंदर हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने छोटी क्लासेस के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बारे में मैं वापस आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। आपने छोटी क्लास के अंदर एक रूल पढ़ा है, एक नियम पढ़ा है कि जब किसी भी पूर्णांक को किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पूर्णांक को जब किसी सम संख्या से गुणा करें अपन तो रिजल्ट हमेशा एक सम संख्या अपने को प्राप्त होगी। ओके, तो इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार 6 एक यहां पर सम संख्या है। जब इस सम संख्या को किसी भी पूर्णांक q से जब गुणा किया जाएगा, यानी 6 को q से गुणा करेंगे अपन 6q, तो ये 6q जो रिजल्ट अपने पास आएगा वो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। ओके, तो यहां पर इन संख्याओं में से 6q जो होगा वो 6q एक सम संख्या अपने पास है। अब दूसरा एक आपने रूल पढ़ा है कि जब किसी सम संख्या के अंदर सम संख्या को प्लस किया जाता है यानी जोड़ा जाता है तो रिजल्ट हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, और जब किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो रिजल्ट हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस रूल, इन दोनों रूल के अनुसार 6q एक सम संख्या है, तो इस सम संख्या के अंदर एक तो 6q एक सम संख्या है, इस सम संख्या में जब दो सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो 6q+2 भी एक सम संख्या प्राप्त होगी, और जब 6q के अंदर 4 सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो 6q+4 जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सम संख्या होगी।
ओके, तो यहां पर हम नोट करेंगे बिकॉज चूंकि 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 सम संख्या है, इसलिए तो जो रूल मैंने अभी आपको बताया, किसी सम संख्या में विषम संख्या को जब जोड़ा जाए तो रिजल्ट हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इस रूल के अनुसार 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5, ये जो तीन अपने पास रिजल्ट मिलेंगे, ये रिजल्ट हमेशा विषम संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये तीनों जो संख्याएं मिल रही है अपने को, वो तीनों संख्याएं विषम संख्याएं। और यही चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी। हमें सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को या तो 6 क्यूब प्लस 1 रूप में, या 6 क्यूब प्लस 3 रूप में, या 6 क्यूब प्लस 5 रूप के अंदर व्यक्त किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 को हल करना है।